हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस और कुछ टाइम इशू और नेटवर्क इशू के कारण वीडियो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आज हम एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस का पार्ट 3 लाए हैं, जिसमें हम सारा का सारा क्वेश्चंस फिनिश कर लेंगे। चलिए चीज़ों को देखते हैं। हम लोग थे कैरम वाले क्वेश्चन के पास, एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन नंबर 8 के पास थे। ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखा था आपको कि कैरम में क्या क्या चीज़ है। चलिए क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ था क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन था कि एक कैरम है कितने फीट का, 4-4 फीट का। तो बीच से अगर इसको ऐसे कर लेते हैं तो 2 फीट 2 फीट, इधर 2 फीट 2 फीट 2 फीट 2 फीट, सभी जगह 2-2 फीट के हो गए। क्वेश्चन बोलता है कि जब यहाँ से स्ट्राइक किया जाता है तो सामने वाले पॉइंट से, सामने वाले जो भुजा है सामने वाले साइड से टकरा करके होल में आती है। तो आपसे पूछा गया OA बताओ, AC बताओ, OC बताओ। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चूंकि हमें ये नहीं पता है कि यहाँ से गोटी जाके यहाँ टकराएगी तो यहाँ से कितने आगे टकराएगी, तो हमने मान लिया x, ए x है तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा x। यहाँ से यहाँ टोटल कितना है 2 फीट, तो ये है 2 फीट, इतना दूर x है तो बचा कितना 2 - x, यानी 2 - 6। दिस इज 2 - x, दिस इज x। अच्छा अब चलते हैं जरा सा, चूंकि हमको दे रखा है परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होती है, थीटा और थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, जरा इस वाले बड़े वाले फिगर को यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा OABCDE, x 2 - x टोटल 2, दिस इज 2, और टोटल ऊंचाई कितना है 4 फीट। ओके क्या। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे छोटे वाले ट्रायंगल में OAE में चलेंगे, लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है AE, बेस AE है तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा x/2। ओके क्या। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल किसका, ACD, ट्रायंगल ACD को देखा जाए, इसमें लगाएंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 2 - x और बेस यहाँ से यहाँ कितना है 4 फीट, तो हो जाएगा 2 - x/4। अब देख सकते हैं LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी, और जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 से 2 2 जा 4, 2x हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 2 - x, x इधर आएगी तो हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। तो हम x मालूम हो गया। अब इस बड़े वाले फिगर को थोड़ा हम यहाँ बना लेते हैं। देखिएगा OABCDE, x था, x का वैल्यू 2/3, यहाँ से यहाँ का टोटल लेंथ कितना था, टोटल लेंथ था 2 फीट, ये है 2/3, तो घटाओगे तो 2 - x था ना डिस्टेंस, 2 - 6, तो 2 और x का वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 4/3। तो ये निकला 2/3, ये 4/3, ये 2/3, और बाकी सारी चीजें मुझे मालूम है। अब बारी बारी से निकालना शुरू करते हैं। चलिए वैल्यू OA कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में है क्या, और इस ट्रायंगल में है, दिस इज कर्ण यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। AC निकालना है, ये बड़ी वाली साइड निकालनी है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। फिर यहाँ देखेंगे ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4/3 का स्क्वायर, और बेस कितना है, यहाँ से यहाँ का टोटल हाइट है 4 फीट, तो 4 का स्क्वायर, इसका आंसर निकल जाएगा। तो हमें OA मालूम हो गया, AC मालूम हो गया। अब हमें एक चीज और निकालना है, दैट इज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। देखिए कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस, यानी कि A वाला डिस्टेंस, O से C का डिस्टेंस निकालना है। तो ये तो काफी सिंपल है। तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई है 2 फीट, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है जनता, 4 फीट। तो ये 2 फीट है, 4 फीट है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हो जाएगा OC इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर, OC इक्वल्स √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सोल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर चलाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, केवल ज्योमेट्री इसमें लगानी थी, ज्योमेट्री यूज करते तो क्वेश्चन आपका बन जाता। चलिए देखा जाए तो क्वेश्चन में हमने एक चीज तो देख लिया है कि क्वेश्चन कह क्या रही थी, कि क्वेश्चन नंबर 8 मेरा हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि 7 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचे मच्छरदानी लगी हुई है। बिस्तर के एक कोने पर मच्छर एक छेद से इन करती है और घुसकर मच्छरदानी के छत के सबसे दूर वाले कोने पर बैठ जाती है। मच्छर का विस्थापन का परिमाण बताएं, मूल बिंदु से x, y और z का मान बताएं और हमें घटक बताइए। यानी कि कहने का एक तरीका है, क्वेश्चन आप बुक से भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश वाले भी लोग हैं, जो लोग इंग्लिश वाला बुक रखें और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहती है कि देयर इज ए मॉस्किटो, एक मच्छर है जो एक नेट में, मच्छरदानी में, जिसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सब दी हुई है, एक छेद से एंटर करती है और सामने वाले कोने पर जाकर के निकल जाती है। तो बोलता है कि उसका कुल विस्थापन बताइए, x घटक, y घटक और z घटक बताइए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है। चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैं पहले आपको नेट बना देता हूं। यही नेट है, ये है मच्छरदानी, नेट, और ये जो मच्छर है इसको मान लेते हैं y, इसको x और ये वाली साइड को z।
मच्छर इस कोने से निकलती है और घूमते घामते यहाँ पर सामने वाले कोने पर निकल जाती है। दिस तो दिस इज ओ एंड दिस इज ए मान लीजिए। अब ये निकलेगा कैसे, ओ ए निकालना है आपको। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है कि मच्छर के द्वारा एक्स में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है दैट इज 8 फीट, और क्या दिया हुआ है, वाई में डिस्टेंस कवर किया जाता है 4 फीट। तो ये जो डिस्टेंस है यानी वाई में कितना फीट है, 4 फीट है, और जेड में कितना फीट दिया हुआ है, तो जेड में दिया हुआ है आपका 3 फीट। यानी कि जो हमारा एक तरह का ये पता है पैरेललोपियोड घनाभ बन रहा है, घनाभ की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है, 3 चीज दे रखा है। कितना फीट, 3 फीट। तो है तो सिंपल क्वेश्चंस, पहले लेंथ है, चौड़ाई है, और ये यहाँ से ऐसे टर्न कर गया है, यही चीज का ध्यान रखना है। एक्स वाई एंड जेड, फिर से सुनिए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, तीनों चीज दे रखी है। एक्स में वैल्यू है 8, वाई में वैल्यू है 4, जेड में वैल्यू है कितना, 3। ओके क्या, यानी कि हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि एक मच्छर है जो यहाँ वाले साइड से इंटर करती है और सामने वाले साइड से निकलती है, यहाँ से इंटर करती है और यहाँ पे निकलती है। तो देखो एक्स में इतना डिस्टेंस कवर किया है, जेड में इतना डिस्टेंस कवर किया है, और वाई में डिस्टेंस इतना, यानी 8, 4 एंड 3। यही है क्वेश्चन। अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक मच्छर है जो इस बिंदु से इंटर किया है और यहाँ पर निकला हुआ है सामने वाले साइड पर। आपसे पूछा है, उसने बता रखा है कि एक्स में 8 मीटर यानी कि लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर। तो एक्स में गया है 8, वाई में गया है 4 और जेड में गया है 3। तो कोई पूछेगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो केंद्र का कोऑर्डिनेट, चूंकि एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो केंद्र का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं 0 0 0, एक्स 0, वाई 0, जेड 0। कोई पूछेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो देखिए, तो एक्स में कितना चला है 8, वाई में कितना चला है 3, जेड में कितना चला है 4। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि तीनों कोऑर्डिनेट मालूम है, एक्स वाई जेड, इसका भी कोऑर्डिनेट मालूम है 0 0 0। तो एक ऐसे लाइन बना लेंगे और यहाँ पर देखिए 0 0 0 और यहाँ पर है 8 3 4। अगर हम बोले कि बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था OA। तो एक्स में से एक्स को घटाएंगे तो 8 - 0 तो 8 आई कैप, वाई में से वाई को घटाएंगे तो 3 - 0 तो 3 जे कैप, जेड में से जेड को घटाएंगे 4 - 0 तो 4 के कैप। क्या आपको वेक्टर मालूम हो गया है? क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर चलाएगा। अच्छा, इसी में एक और पार्ट पूछा है कि एक्स का कंपोनेंट कितना है। एक्स मतलब आई कैप का वैल्यू 8, वाई का कंपोनेंट कितना है 3, जेड का कंपोनेंट कितना है 4। तो आंसर हो जाएगा एक्स का 8, वाई का 3 एंड जेड का कितना 4। तो दिस इज द एक्स का इफेक्ट, एक्स का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट, जेड का कंपोनेंट, एक्स का घटक, वाई का घटक, जेड का घटक, तीनों का घटक आपको दे रखा है। आप आसानी से चीजों को निकाल लीजिएगा। ओके, एक्स वाई जेड √x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बोला है मान लें कि वेक्टर ए का परिमाण 4.5 यूनिट है, इकाई है, तथा उसकी दिशा उत्तर की ओर है। तो वेक्टर 3a कितना होगा, -4a का परिणाम और दिशा बताइए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला है ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 4.5 यूनिट। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4.5 यूनिट। और इसका जो दिशा की बात करते हैं, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन है नॉर्थ। यानी कि अगर हम वेक्टर ए लिखना चाहें तो 4.5 है और डायरेक्शन किधर की तरफ दे रखा है, नॉर्थ की तरफ दे रखा है। ए है हमारा क्वेश्चन। अगला पूछता है ए नंबर में आपसे पूछा गया 3a का वैल्यू निकालिए। तो ए नंबर मतलब 3 × a। और याद होगा हमने आपको पढ़ा रखा है किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है अदिश राशि से, तो यहाँ होगा 3 × a। तो देखो a है यहाँ पर, a का वैल्यू कितना है 4.5। तो हम बोले थे कि पॉजिटिव संख्या से डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव नंबर से, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। तो नंबर में नंबर से कीजिए, 3 × 4.5 तो करोगे कितना आएगा का 13.5। तो 3a तो 13.5 और ये प्लस है तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया इसका। अगली बार पूछा है -4a बताइए। तो देखिए जनता, इस बार जो गुना करना है वो माइनस में है। तो माइनस में है तो हम बोले थे कि माइनस साइन का गुना दिशा से होता है, तो माइनस × नॉर्थ कीजिएगा तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ। तो डायरेक्शन तो निकल चुकी है। अब वैल्यू कितना, नंबर में नंबर से कीजिएगा तो 4 में 4.5 से कीजिएगा तो हो जाएगा 18। क्या देखिए तो
4 इंटू 4.5 तो हो जाएगा 18, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 18 और डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अदिश राशि वो ऋणात्मक है, यहाँ जो अदिश है वो क्या है, धनात्मक। धनात्मक होती है तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऋणात्मक होती है तो दिशा जस्ट अपोजिट होती है, मतलब डायरेक्शन विल बी जस्ट अपोजिट। यहाँ डायरेक्शन विल बी नो चेंज, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पर निगेटिव नंबर है। तो चलिए यहाँ तक चीजें हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बोलता है कि दो वेक्टर का परिमाण 2 और 3 है, उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो इन वेक्टर का अदिश गुणनफल और इन वेक्टर का सदिश गुणनफल बताएं। मतलब इफ टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, देन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। 11 नंबर, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3,4, 3,4 दे रखा है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब और उनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। पहला में पूछा है डॉट प्रोडक्ट, तो नहीं निकाल सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60, एंड कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है क्या, 3 4 इंटू 1/2 कट आउट कीजिएगा तो हो जाएगा 6। आंसर कितना हो जाएगा, 6। दूसरा पूछा है सदिश गुणनफल, तो सदिश गुणनफल का मतलब ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का परिमाण बताना है, तो ए बी साइन थीटा गुने एन कैप होता है, और इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो हम निकाल देते हैं ए बी साइन थीटा। ए है 3 इंटू 4 इंटू साइन 60 डिग्री, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 साइन 60 का वैल्यू √3/2, 2 जब कैंसिल हो गया तो 6√3 इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, 6√3। इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था 11 नंबर, कि जिसमें डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा। हाँ, एक चीज और है कि इसमें अभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे अभी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो आगे के चैप्टर की थ्योरी का है। भले मैं आपको बना दूंगा, बट आपको उतना अच्छा क्लियर समझ नहीं आएगा जितना आप अगर जब चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो उतना अच्छा समझ आने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा कि देखिए इसमें क्या कह रहा है ना कि A1 A2 A3 A4 A6 एक षष्ठभुज है जिसकी भुजाएं सब बराबर हैं। निरूपित वेक्टर x घटक का 6 के सभी का योग 0 है, तो इसको सिद्ध करें। ऐसे इतना इसमें दिमाग नहीं लगाने का है, वेरी सिंपल चीजें याद रखिएगा। मैंने आपको बताया है यदि किसी पॉलीगन में किसी भी बहुभुज में सभी भुजाएं ऑर्डर में, देखिए ऑर्डर 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 ऑर्डर, तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही प्रूफ भी करना है। तो प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करने का है, पहले देखेंगे। देखो A1 है ना, तो A1 का घटक लेंगे x घटक, तो A1 इसका x घटक, तो हम बोले थे जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो इसका हो जाएगा A2 cos 60 डिग्री। इसका कंपोनेंट लेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे और सबको जोड़ेंगे। तो ये देखिए दे रखा है, सिद्ध करे कि इतना का सम ये दे रखा है। बट मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन के पीछे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम बारी बारी से सबका x कंपोनेंट निकालेंगे, हम आपको निकाल के दिखाते हैं। और सबको जैसे ही जोड़िएगा तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। इसका उपयोग करना है, इस फॉर्मूले का उपयोग करना है और करके 0 कर लेना है। ऐसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, यहां लिखिएगा। मिस्टेक हो गया ना, देखिए ए है 60 डिग्री, ए है A1, ए है A2। अब देखिए A1 जो है A1, हाँ इसको मान लीजिएगा x अक्ष, इसको मान लीजिएगा y अक्ष, ठीक है। तो अगर A1 के बारे में कहा जाए तो A1 x दिशा में है, तो A1 हो जाएगा A1 सबकी लंबाई बोला है, लेंथ सबका साइड का सेम बोला है, तो साइड का लेंथ मान लेते हैं L। तो कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा Li कैप। A1 कितना हो जाएगा, Li कैप। अगर A2 की बात करते हैं और x कंपोनेंट देखिए, तो A2 कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो जिसके साथ एंगल उसके साथ cos, तो लिखेंगे A2 cos 60। और A2 का लंबाई कितना है जनता, L। अब cos 60 को लिख सकते हैं cos π/3, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट A3 देखिए, तो A3 यहाँ है क्या, तो A3 को पीछे लाना पड़ेगा आपको, और A3 का एंगल पता करना पड़ेगा कि x के साथ कितना एंगल दिया हुआ है A3 का। तो देखिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा, ये एंगल कैसे निकलेगी, तो जरा सा देख लेते हैं। ये तो आप जानते होंगे ना कि षष्ठकोण में यहाँ का कोण होता है 120 डिग्री, ये सबको पता है कि ये वाला कोण कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो अब हम क्या करें, क्या 120 डिग्री होता है, तो यहाँ का कोण 120 है, तो अंदर में कितना बचेगा, 60। A60 तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री, 180 डिग्री होता है, तो 60 A60 है तो कितना डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो देखो ये वेक्टर है, x के साथ 120 बना रही है, तो ऐसे बनाएंगे
A3 cos 120, A3 cos 120 क्या, तो हो जाएगा A3 cos 120 और A3 का मान है L और cos 120 को लिख सकते हैं कितना, तो इसको लिखा जा सकता है यानी कि 2π/3। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं L और यहाँ पर cos कितना डिग्री है, 0 डिग्री, तो डायरेक्ट लिखते हैं L cos 0। तो आपको एक टर्म पैटर्न समझ में आने लगा होगा। देखिए सबको लिखिएगा, तो यहाँ cos 0 है, cos π/3 है, cos 2π/3 है। अब जरा सा मैच कीजिए, इससे मैच करोगे तो देखो cos 0 दिखा, cos π/3 दिखा, cos 2π/3, अगली बार करोगे तो 3π/3 आएगा, 4π/3 आएगा, 5π/3 आएगा। मतलब अब सबको चूंकि जोड़ना है तो जोड़ोगे सबको, तो सबको जैसे ही जोड़ोगे तो L सब में कॉमन है तो L हो जाएगा कॉमन और यहाँ बचेगा cos 0 cos π/3, आगे बढ़िएगा तो बचने वाला है कितना, cos 2π/3 और डॉट डॉट करके बचेगा। और चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका वैल्यू कितना है 0 और L गुने 0 की जगह, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इतना दिमाग नहीं लगाने का है, एक प्रूफ अब आपसे पूछा नहीं जा रहा है, आपको बस चीजें याद रखनी है कि यदि किसी भी पॉलीगन में सभी वेक्टर ऑर्डर में होते हैं तो सबका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बस इतना याद रखिए कि किसी वेक्टर में अगर सभी वेक्टर ऑर्डर में होते हैं तो उसका रिजल्टेंट हो जाता है 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसके बीच का एंगल निकालिए, तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। 13 नंबर मैंने आपको बताया है कि जब दो वेक्टर i j k के फॉर्मेट में दिया और एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे a डॉट b इज इक्वल्स टू a b cos थीटा। चलिए जनता, a दे रखा है कितना, a दे रखा है 2i 3j 4k 3i 4j 5k, तो डॉट करते हैं i को i के साथ, तो 2 3 जा 6 प्लस, आगे बढ़िएगा 3 4 जा 12, आगे बढ़ते हैं 4 इंटू 5, दैट इज 4 इंटू 5 की जगह तो कितना बचेगा, तो 4 इंटू 5 की जगह तो 20 बचेगा। अब चलते इधर रखना है a का वैल्यू, और हमने बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन क्लास नोट्स में है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो a का मैग्नीट्यूड तो रूट अंडर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 प्लस 4, तो रूट अंडर 29। आगे बढ़ते हैं b का मैग्नीट्यूड रूट अंडर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का 25 प्लस 25 25 25 50, रूट अंडर 50 एंड दैट इज कितना cos थीटा। यहाँ इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना 18 20 यानी कि 38 इज इक्वल्स टू रूट अंडर 29 इंटू रूट अंडर 50 इंटू cos थीटा, और यहाँ से निकालिएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 38 और ये हो जाएगा कितना 5 इंटू रूट अंडर 29 इंटू 2 इज द, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स, थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो cos इनवर्स 38/5 इंटू रूट अंडर 58 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन जरा मैच कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है 13 नंबर का। देखिए 13 नंबर को मिला लीजिए, सब लोग सेम टाइप का आया है 38/रूट अंडर 1450, तो इसने कुछ नहीं किया है, अलग अलग नहीं किया है, सबको इसके मल्टीप्लाई कर दिया है। 29 इंटू 50 करोगे तो हो जाएगा इसको 38/रूट अंडर 1450 और सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर चलाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो एक क्वेश्चन तो बन चुका है। क्वेश्चन नंबर कितना था 13, a डॉट बी, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है डॉट प्रोडक्ट करो, a डॉट बी LHS में निकालिए, a का वैल्यू b का वैल्यू, यहाँ से cos थीटा निकालिएगा तो आपका आंसर चलाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट a डॉट a क्रॉस b 0 होता है। प्रूव कीजिए कि a में a का डॉट a क्रॉस b के साथ करेंगे तो 0 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। a डॉट ए क्रॉस बी, यही पूछा है क्या, ए डॉट ए क्रॉस बी। तो ऐसा करें ना कि हम कुछ मान लेते हैं, ऐसे तो हम चीजों को थोड़ा मान लेते हैं और बोलना है कि प्रूव करें। ऐसे तो वेरी सिंपल है, क्योंकि आपको पता है, मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी करते हो, तो ए क्रॉस बी करते हैं तो आपको पता है क्रॉस करने पर जो भी वेक्टर मिलती है, मान लेते हैं वेक्टर सी मिलता है, तो सी जो होगा वह ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और सी जो होगा वह बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि हम मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी करने पर हमको क्या मिला है सी, और सी वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगी और बी पर भी परपेंडिकुलर होगी। तो अब देखिए, तो लिखा हुआ था ए डॉट, और ए क्रॉस बी करने पर हमने क्या माना है कि सी आया है। अब ए डॉट सी कह रहा है, ए डॉट सी, तो डॉट करना होता है तो फॉर्मूला याद है, ए सी कॉस थीटा। और देखिए तो ए और सी एक दूसरे पे क्या है जनता, परपेंडिकुलर, तो थीटा की जगह कितना डिग्री 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो प्रूव हो गया कि ए डॉट ए क्रॉस बी 0 होगा। और याद रख लीजिए
ए का डॉट, इसमें ए अगर मिल गया तो आंसर 0 हो जाएगा, अगर यहाँ बी रहता है, अगर बी मिल गया तो आंसर 0 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट भी है कि सर ए क्रॉस बी करेंगे तो नया वेक्टर मिला सी, सी जो होती है वह ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और सी किस पर, बी पर परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि हमें बता दीजिए सर क्या कि ए डॉट ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करने पर सी वेक्टर मिला है क्या, और दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होती है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। या ऐसा भी पूछा जा सकता था कि बी डॉट सी कितना होगा, तो बी डॉट सी भी कितना होगा जनता 0, क्योंकि बी और सी एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होता है तो थीटा होता है 90 डिग्री। तो इस तरह से ये चीजें प्रूफ हो जाती हैं। तो प्रूफ करने का तरीका क्या करेंगे, लिखेंगे कि ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हमें 0 प्रूफ करना है। तो चूंकि हम मान लेंगे कि लेट ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आया है, वेक्टर नंबर सी आया है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सी परपेंडिकुलर टू ए होगी एंड सी परपेंडिकुलर टू बी होगी। अब पूछा है कि ए का डॉट करो ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी कितना माने हो सी, तो सी लिख देंगे, और ए डॉट सी का फॉर्मूला होता है ए सी कॉस, और देखिए तो दोनों परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री क्या कॉस 90 का वैल्यू 0 प्रूफ हो चुका है। चलिए तो इस तरह से 14 नंबर फिनिश होता है। अब चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर बताने की जरूरत तो है नहीं, बस हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। वेक्टर ए दिया है 2i + 3j + 4k, वेक्टर बी दिया है 4i + 3j + 2k, तो ए क्रॉस बी निकालना है। और आपको पता है हमने क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्लास में निकालना सिखाया है, कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2i 3j 4k 4 3 2k, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो ए का वैल्यू दिया है 2i + 3j + 4k एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है 4i + 3j + 2k, ऐसे दिया हुआ है। अब बोला गया है ए क्रॉस बी निकालिए, तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका हमने बताया था, डिटरमिनेंट लेते हैं i j k, ए का वैल्यू 2 3 4, बी का वैल्यू 4 3 2, और बाकी ये वाला सारा प्रोसेस हमने बता रखा है, ऊपर प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पहले लिखेंगे i और i के सामने वाले को इधर और इधर वाले को बंद कर लेंगे ऐसे और ऐसे। तो बच्चा कौन 3 2 4 3, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और माइनस 4 3 जा 12। आगे बढ़ते हैं माइनस जे, अब जे वाली लाइन को छोड़ देंगे तो ए वाला लाइन और ए वाला लाइन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 2 जा 4 माइनस 4 4 जा 16। आगे है कौन सा के, तो ऊपर लिखेंगे प्लस के, तो के सामने वाली लाइन इसको छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना 6 और माइनस इसको करोगे तो हो जाएगा 4 3 जा 12। अब चीज़ों को सोल्व कर लीजिए, -6i + 12j कैप और -6k कैप, हमको वैल्यू निकल चुका है। ए क्रॉस बी निकालना था, तो ये तरीका मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझा रखा है कि दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकाला जाता है। ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड के द्वारा कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट i j k लिखते थे, वैल्यू लिखते थे, क्रॉस करते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इफ ए बी सी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, ए बी सी आपस में एक दूसरे पर लंब हैं, तो दिखाएं कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 होता है। क्या इसका उल्टा भी सत्य है, अर्थात यदि इतना इक्वल्स टू 0 हो तो क्या तीनों परस्पर लंबवत होंगी। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, बोला है ए परपेंडिकुलर है बी पर और बी परपेंडिकुलर है सी पर। मतलब हम कह सकते हैं ए बी पर परपेंडिकुलर है, ए सी पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो नीचे कहता है कि दिखाओ जरा सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा, प्रूव करके दिखाइए। ओके क्या, तो हम ऐसा करते हैं कि चूंकि देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट ए क्रॉस बी को मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं हम डी। अच्छा, तो आप को पता है कि ए क्रॉस बी करने पर जो भी आंसर आएगा, ए क्रॉस बी करने पर जो भी डी आएगा वह डी परपेंडिकुलर ए पर भी होगा और डी परपेंडिकुलर बी पर भी होगा। ओके क्या, अच्छा अब जरा सा तुम समझो कि डी है ए पर भी परपेंडिकुलर, डी है बी पर भी परपेंडिकुलर, और साथ ही साथ ए भी तो दिख रहा है। देखिए तो सी जो है ए पर भी परपेंडिकुलर है और सी बी पर भी परपेंडिकुलर। मतलब हम ऐसा कहें कि सर डी जो है, डी ए तथा बी पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। और क्या दिख रहा है हमको, क्वेश्चन में दिख रहा है कि सी जो है तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ये भी दिख रहा है कि सी जो है वह ए तथा बी पर फिर से क्या है, परपेंडिकुलर है। हमको समझ आ रहा है क्या। हमने माना कि ए क्रॉस बी करने पर डी मिला, डी ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब डी ए और बी पे परपेंडिकुलर है। ओके, और सी भी ए और बी पे परपेंडिकुलर है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ए और बी जो है
ए और बी पर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ मान लेते हैं कि ए है परपेंडिकुलर, तो ए परपेंडिकुलर सी है और डी भी दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो नहीं दिख रहा है क्या कि डी और सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यानी कि हम ऐसा कहें, तुम इसी को देखो ना, एक कॉपी है, इस कॉपी पर ए लाइन भी परपेंडिकुलर है और ए लाइन भी परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन एक ही कॉपी पे परपेंडिकुलर है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन ने बोला है कि सर सी क्रॉस ए क्रॉस बी बताइए तो कितना होगा, 0 होगा, प्रूफ कीजिए। तो हम प्रूफ कर देंगे। देखो ए क्रॉस बी कितना है, तो ए क्रॉस बी को हम माने कि डी है और पूछा है कि डी क्रॉस सी कितना होगा। तो देखो, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा और सी और डी के बीच का एंगल कितना है, सी और डी के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे सी डी साइन 0 डिग्री और 0 का वैल्यू 0, तो आंसर हो जाएगा 0। हम एक बार अच्छे से इसको कंटिन्यू करते हैं, बहुत लोगों को चीजें समझ नहीं आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला है ए जो है परपेंडिकुलर बी पर भी है और परपेंडिकुलर सी पर भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए बी पर है, ए सी पर है। ऐसा भी कह सकते हैं बी ए पर है, बी सी पर है, सी बी पर है और सी ए पर है। यही क्वेश्चन में दिया है। तो बोला है कि प्रूफ करो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का आंसर होगा 0। प्रूफ करके दिखाइए। तो हम क्या कर सकते हैं कि बी क्रॉस सी, तो देखो तो हमने आपको पता है, पढ़ा रखा है क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो भी वेक्टर मिलती है, मान लेते हैं पी वेक्टर मिलता है, तो ये जो पी होगा वह किस पे परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी, और पी जो परपेंडिकुलर होगा वह किस पर होगा, सी पर। तो हम ऐसा कहें क्या कि वेक्टर पी बी और सी पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए वेक्टर ए जो है वो भी बी और पी पर बी और सी पे परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी और वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू सी। यानी कि हम कह सकते हैं, देखो पी बी पर है, पी सी पर है, ए बी पर है, ए सी पर है और एक ही प्लेन पर दो लाइन परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं दिस इज एम और दिस इज एन, तो अगर एक ही लाइन पर या एक ही प्लेन पर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ भी देखिए पी है बी पर परपेंडिकुलर, पी है सी पे परपेंडिकुलर, ए है बी पे परपेंडिकुलर, ए है सी पे परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं कि पी जो है बी एंड सी दोनों पे परपेंडिकुलर है और ए भी है, ए भी लिख सकते हैं, ए जो है वो भी बी एंड सी पे परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब है कि पी जो है बी और सी पर, पी जो है बी और सी पे परपेंडिकुलर है, ए जो है बी और सी पे परपेंडिकुलर है, मतलब पी और ए एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। और जब दो लाइन पैरेलल होती है, यहाँ देख सकते हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे रखा है। ओके क्या, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि सर बी क्रॉस सी को हमने क्या माना है, बी क्रॉस सी को पी माना है, तो यहाँ मान लेंगे वेक्टर पी और यहाँ मान लेंगे वेक्टर ए। और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा गुने एन कैप। और देखिए जनता, ए और पी, चूंकि ए और पी एक दूसरे के यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ए और पी पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा इंटू एन कैप। और साइन 0 का वैल्यू होता है 0 इंटू एन कैप। 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से प्रूफ हो गया है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट एक चीज और इससे पूछा है कि क्या इसका उल्टा भी सही है क्या, मतलब क्या सी क्रॉस ए क्रॉस बी करने पर आंसर 0 हो तो क्या तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, क्या ऐसा अवश्य है, जरूरी है क्या। तो जरा सा देखिए, तो ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। तो देखो जनता, अगर यही टर्म 0 हो जाए कि ए तथा बी जो है इसके बीच का एंगल हम मान लेते हैं 0 डिग्री, और 0 डिग्री करके देखिए तो ए क्रॉस बी मतलब होता है ए बी साइन 0 और यही टर्म हो जाएगा 0। तो कोई जरूरी नहीं है, अगर ए क्रॉस बी में ए और बी परपेंडिकुलर न हो करके पैरेलल भी होगी तो भी आंसर 0 हो सकता है। तो इसका उल्टा सही नहीं है, बस यही पूछा गया था कि अगर तीनों परपेंडिकुलर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, परंतु अगर तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो कोई जरूरी नहीं कि तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक कण एक सरल रेखा पर एक समान वेग v से चल रहा है। इस सरल रेखा के बाहर O एक निश्चित बिंदु है। किसी क्षण कण सरल रेखा के बिंदु P पर है। दिखाए कि OP क्रॉस भी कण की स्थिति P पर निर्भर नहीं करती है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम प्रूव करते हैं।
ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा तब समझ में आएगा जब आप कुछ दिनों के बाद चैप्टर में जाइएगा और वहाँ पर मोमेंट पढ़िएगा, टॉर्क पढ़िएगा, मोमेंटम पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, तो चीज़ें आएंगी आपको। चलिए ए है, यहाँ देखिए ए वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए क्योंकि ये 12th का क्वेश्चन से अभी आपसे नहीं बनेगा, भले ही अभी दे दिया है बट 12th में क्वेश्चंस बनने लगेंगे जब आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकत्व के बारे में पढ़ाएंगे। तो 18 तो छोड़ देना है। चलते हैं 17 नंबर को प्रूव करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ये पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रही है और इस सरल रेखा के बाहर वो एक निश्चित बिंदु है। किसी क्षण कण सरल रेखा के बिंदु P पर है। दिखाएं कि वेक्टर OP क्रॉस भी कण की स्थिति P पर निर्भर नहीं करती। तो चलिए जरा सा हम इसको थोड़ा समझा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन है नेक्स्ट और आगे के टॉपिक का, बट थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 17 नंबर, इसे हम एक एक्सिस बना लेते हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। कहता है कि एक पार्टिकल है जो पॉइंट P पर है और इस पार्टिकल सरल रेखा में चल रही है जिसका वेलोसिटी है V, ए है पॉइंट O, तो इसको इससे मैच कर दीजिए। तो दिस इज OP वेक्टर, ओके, एंड दिस इज वेक्टर P। तो ये है OP वेक्टर और P। तो बोलता है कि एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में V वेलोसिटी से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, और कांस्टेंट से चल रही है। तो देखो पहले कुछ समय में ए है OP वेक्टर, पॉइंट यहाँ थी, कुछ समय बाद पॉइंट यहाँ पहुंचेगी, फिर से इसका वेलोसिटी P है, कुछ समय बाद पॉइंट यहाँ पहुंचेगी, फिर से इसका वेलोसिटी P है, कुछ समय बाद पॉइंट यहाँ पहुंचेगी, इसका वेलोसिटी P है, कोई दिक्कत क्या। अच्छा, जब ए लाइन को इसे यहाँ से मैच किए थे तो दिस इज OP वेक्टर। अब पॉइंट P यहाँ पहुंच चुकी है तो दिस इज OP वेक्टर, पॉइंट P यहाँ पहुंच चुकी है तो दिस इज OP वेक्टर, पॉइंट P यहाँ पहुंच चुकी है तो दिस इज OP वेक्टर। ध्यान रखना है कि भले P का पोजीशन चेंज कर रहा है बट ऑरिजिन यहाँ है, यहाँ से हम देखेंगे तो ये है OP वेक्टर, OP वेक्टर, OP वेक्टर और ये है OP। अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि वो ये बोल रहा है कि OP क्रॉस भी करो, और OP क्रॉस भी करोगे तो यह OP क्रॉस भी का जो मान है वह इसके पोजीशन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि वस्तु यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, उस पर निर्भर नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो देखिए, तो मान लेते हैं पहले का एंगल है θ1, दूसरे लाइन का एंगल है θ2, तीसरे लाइन का एंगल है θ3, फोर्थ लाइन का एंगल है θ4। तो अब आप क्वेश्चन को आप क्लियरली समझिए। एक पॉइंट है P जो V वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। पॉइंट P पहले यहाँ थी तो OP वेक्टर है, पॉइंट P यहाँ गई तो OP वेक्टर है, पॉइंट P यहाँ गई तो OP वेक्टर है, पॉइंट P यहाँ गई तो OP वेक्टर है। क्वेश्चन कहता है कि OP क्रॉस V करने पर यह इस बात जो आंसर आएगा वह इसके पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है कि पार्टिकल यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, सब जगह रखोगे सब जगह का आंसर सेम आएगा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, देखिए OP ऐसे है और ये वेक्टर भी है, दिस इज P एंड दिस इज O, ओके क्या। तो यहाँ का एंगल हम मान लेते हैं कि θ1 है, θ1 है तो कोई दिक्कत। अब इसको एक लाइन खींच देते हैं। आपको बोला है कि सर OP क्रॉस भी करो, और आपको पता है A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है AB साइन थीटा इंटू n कैप, इतना होता है। चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को बाहर कर देते हैं तो अंदर में हो जाएगा OP साइन थीटा इंटू n कैप। क्वेश्चन में कहा इसका वैल्यू, तो देखो OP साइन थीटा, तो ये है OP और आपको पता है क्या, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो इधर आएगा OP कॉस θ1, इधर आएगा कितना OP साइन θ1। तो ये है यहाँ से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको बात समझ में आ रही है कि वेलोसिटी है कांस्टेंट, OP साइन थीटा, OP साइन थीटा मतलब इस बिंदु और इस एक्स एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इस पॉइंट पर निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मान लेते हैं यहाँ का आया है 2 मीटर, तो यहाँ भी निकालोगे तो कितना मीटर, 2 मीटर, यहाँ भी निकालोगे तो 2 मीटर, यहाँ भी निकालोगे 2 मीटर, तो कहीं भी निकालोगे तो 2 मीटर आएगा। मतलब पॉइंट चाहे आगे पीछे कहीं पर भी इस लाइन में चली जाए सब जगह तो परपेंडिकुलर, यानी कि कर सकते हैं वाई वाला डिस्टेंस हमेशा कितना मीटर आएगा, 2 मीटर। तो ए हो गया फिक्स कांस्टेंट, ए भी है फिक्स कांस्टेंट, दोनों अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में कांस्टेंट से गुना करेंगे तो हमेशा आंसर कांस्टेंट आएगा क्या, मतलब OP क्रॉस भी है जो कि इस पॉइंट के पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहे, कहीं भी चले जाएगा, यहाँ भी चले जाएगा तो कंपोनेंट लीजिएगा, तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस और जो बचती है उसके साथ साइन, तो फिर से ये डिस्टेंस वही मिलेगा। यहाँ भी निकालोगे कॉस और साइन, तो ये डिस्टेंस मतलब y का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि सर
इसमें हमको देखने को क्या मिल रहा है कि जब कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई चली जाती है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है उसके साथ उसका क्रॉस करते हैं, यानी कि अवस्था सदिश का क्रॉस गुना करते हैं, तो वह इस बिंदु की अवस्था से स्वतंत्र होती है। बिंदु यहाँ भी होगा ना, तो देखो यहाँ से ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, तो देखो ए होगा कॉस, तो y x भले चेंज कर रहा है बट y का वैल्यू ए भी सब आपस में क्या है, सेम है। और यहाँ तो y का ही वैल्यू ओपी साइन थीटा, ए भी फिक्स है, वेग फिक्स है, तो फिक्स में फिक्स से गुना करेंगे तो एक नियत नंबर आएगा। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी और उसका पॉइंट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ चला जा रहा है, तो उस पॉइंट का पोजीशन जो होता है उसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, अवस्था सदिश का वेग के साथ क्रॉस गुना करते हैं, तो जो भी आंसर होगा वह दूरी से स्वतंत्र होती है। तो चलिए हम यहीं तक चीज़ों को रखते हैं। होप सो कि क्वेश्चन आपको एच.सी. वर्मा के सारे हमने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल लगवा दिए हैं। अब एच.सी. वर्मा का हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे एक सेशन में। एच.सी. वर्मा के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव 10 मिनट में हम आपको चीज़ों को पूरी तरह से समझा देंगे और एच.सी. वर्मा का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, एच.सी. वर्मा का सब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। अब आपका काम है चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।